Hello everyone, this is Divya Sinha, Department of Civil Engineering. Welcome to श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर जनरली हम पढ़ते हैं स्टील में। जब हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें कंप्रेशन मेंबर पढ़ते हैं। अब कंप्रेशन मेंबर होता क्या है? तो कंप्रेशन मेंबर वो मेंबर होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर में वर्टिकली लगता है। वर्टिकली उसमें जो एक्सियल फोर्स लगता है तो वो हमारा कंप्रेशन मेंबर कहलाता है, जिसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कॉलम है। ओके, तो कंप्रेशन मेंबर से होता क्या है? अगर कंप्रेशन मेंबर ज़्यादा लग गया तो क्या प्रॉब्लम्स आएगा, अगर कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो जैसे कि आपने स्ट्रेस पढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस में क्या होता है, जब कंप्रेसिव फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है तो उसमें क्या रहता है, दोनों सेम डायरेक्शन से, उसमें कोई किसी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जितना भी सेल्फ वेट रहता है वो उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है, रेजिस्ट करने का काम करता है। जितना उसका रेजिस्टिंग पावर रहता है वो उसको कंट्रोल करता है। जब उसकी रेजिस्टिंग पावर कम हो जाती तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देता है। और कंप्रेशन के केस में क्या हो जाता है, उसके लेंथ में डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होने पे। तो वही चीज़ है जो आपका कंप्रेशन मेंबर है। अगर कॉलम है, जैसे कि हम कॉलम को एग्जांपल लेते हैं बेस्ट कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो अगर कॉलम में किसी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके लिमिट अमाउंट से भी ज़्यादा लग रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट बकल हो जाएगा या तो वो बेंड हो जाएगा। तो इन सब से सेव करने के लिए या इन सब से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंप्रेशन मेंबर में पढ़ते हैं कि हमको उसकी लिमिटेशन कहाँ तक रखनी है। तो इसके लिए बहुत सारे फार्मूला हैं, हम लोग IS कोड से पढ़ते हैं, हम लोग के पास स्टील टेबल रहता है जिससे हमको जनरली पता चल जाता है कि कंप्रेशन मेंबर में हम लोग किस तरीके का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कंप्रेशन मेंबर हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर का जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो सबसे फर्स्ट एक ही ये कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमेशा चलते रहता है कि हम स्टील स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, उससे हमको क्या मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट रहता है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड एट सेल्फ वेट। जो उस ऑब्जेक्ट का या उस स्ट्रक्चर को जो सेल्फ लोड होगा, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स उस स्ट्रक्चर पे लग रहा है तो उसको बैंड होने से कौन रेजिस्ट करेगा, उसका खुद का सेल्फ लोड। सेकंड, शेयर फोर्स ड्यू टू द सेम। शेयर फोर्स भी उसी तरीके से जैसे कि अदर स्ट्रेस लगेगा आपके, उसमें शेयर फोर्स भी लगेगा। जैसे कि बहुत सारे आज के डेट में स्ट्रक्चर है वो शेयर फोर्स से रिलेटेड बन रहे हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर जो रहता है वो थोड़ा सा हाफ कैंटिलीवर रहता है, उसमें लोड आपका लगते रहता है। तो वो डिज़ाइनिंग भी स्टील स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टॉर्शन एटसेट्रा। तो टॉर्शन में भी हम लोगों को सेम स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन का जैसे करते हैं वैसे ही रहता है। टॉर्शन में जो रहता है आपका RCC वर्क ज़्यादा रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टील वर्क ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ स्टील स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं बात करूँगी कंप्रेशन मेंबर के बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो कहाँ लगता है, किसी भी कॉलम के एक्सियल, जब उसके एक्सियल फोर्स पे कोई फोर्स लगेगा, एक्सियल पॉइंट पे कोई फोर्स लगेगा तो उसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। ये किस तरीके का होता है, या कंप्रेशन मेंबर हम किस किस टाइप से ले सकते हैं, तो किसी भी बिल्डिंग का कॉलम, मैंने जैसे बोला बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा ट्रस में भी हम यूज़ करते हैं जो पैनल्स होते हैं। उसके बाद है आपका डिज़ाइनिंग के लिए भी हम जनरली कंप्रेशन मेंबर के लिए जो कॉलम यूज़ करते हैं वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं जो हम लोगों के स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील कंप्रेशन मेंबर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका क्रॉस सेक्शन लाइन लिया गया है, दोनों साइड से लोड फोर्स लग रहा है, हम फोर्स बोलेंगे, P दिख रहा है यहाँ पे। तो एक जो है वो दोनों के अपोजिट साइड से लग रहा है, एक सेम डायरेक्शन से लग रहा है। तो टेंशन और कंप्रेशन, जैसे कि आपने स्ट्रेस पढ़ा हुआ है कि टेंशन और कंप्रेशन में किस तरीके से फोर्स लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ सेम डायरेक्शन से लगता है तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, अपोजिट डायरेक्शन से होता है तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये आप लोगों का वही है। ओके, अब ये कंप्रेशन मेंबर, तो उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि ये देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम है, ये लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर है। देखिए इसमें जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अभी लगा नहीं है, तो ये अभी जैसा है वैसे स्टेबल कंडीशन में है।
और अगर लगता भी है लेकिन उसके लिमिट अमाउंट तक लगता है तो भी स्टेबल कंडीशन में रहेगा। जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स का जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर से दिख रहा है एफ फोर्स, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो कंप्रेशन हो रहा है उसके ऊपर, दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड से सेम डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको बकल करते जा रहा है, उसको मोड़ते जा रहा है। तो ये किसके कंडीशन में होता है, कंप्रेशन के कंडीशन में होता है। ये कुछ सेक्शन भी बने हुए हैं, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, आई सेक्शन है आपका, ठीक है, ये सब हॉलो सेक्शन है। ये सब आपके आई सेक्शन में हॉलो है और उसमें सारी ये सिंपल आपका कंप्रेसिव मेंबर का है। इसके बाद शियर में क्या होता है देख लीजिए, शियर में नीचे टेंशन है, साइड से कंप्रेशन, बीच में क्या लग रहा है, एक्सियल फोर्स लगता है, उसके मिड पॉइंट पे लगेगा, तो उसकी जैसे जो रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस ऑन द प्लान, जैसे जैसे स्ट्रेस ऊपर की तरफ से लगते जाएगा आपका जो प्लेन सरफेस है वो क्या होते जाएगा, हाफ कर्व में बनते जाएगा, बकल होते जाएगा, ये शियर के कंडीशन में होता है। थ्योरी ऑफ कॉलम, थ्योरी ऑफ कॉलम में सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि कॉलम के डिज़ाइनिंग के लिए या कंप्रेसिव मेंबर के बारे में सबसे पहले किसने इसको डिराइव किया था या इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो सब जो साइंटिस्ट थे आइलर, उनका एक फार्मूला आया था PCR = π² EI/L²। ये फार्मूला हम यूज़ करते कंप्रेशन मेंबर को बनाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। ये एक फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला होते हैं बट ये मेन फार्मूला है। तो इस फार्मूले से जितना भी फोर्स उसमें लग रहा है, जितना फोर्स उस सब कॉलम में लग रहा है, तो उसका जो है वैल्यू जो है वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इसमें L क्या है, लेंथ है कॉलम का, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P जो है वो फोर्स है। तो इस तरीके से सबको डिफ़ाइन किया गया है। क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए भी ये फार्मूला है, अगर क्रिटिकल सेक्शन हमको देता है, और जनरली जो आप कंप्रेशन मेंबर पढ़ोगे इसमें क्रिटिकल सेक्शन के बारे में ही पूछा जाता है। तो क्रिटिकल सेक्शन के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपका यूज़ होता है। तो ये भी वैसा ही है, बस इसमें एरिया आपका अलग से पुट हो जाएगा और फिर ये इस तरीके से चेंज होकर आपका फार्मूला बन जाएगा, जिसमें आपका जो लैम्डा है उसको हम सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। और सिलेंडरनेस रेशियो जो रहता है कंप्रेशन मेंबर में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी के ही अकॉर्डिंग हमको इसका सेक्शन का पूरा वैल्यू मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी आपका स्टील ही चल रहा था 6th सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्टील स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो हम लैम्डा निकालते थे, उसके बाद से हमको x1 x2 y1 y2 का वैल्यू मिलता था परमिसिबल स्ट्रेस के लिए, और हम उसके थ्रू पूरा न्यूमेरिकल को क्या करते थे, सॉल्व करते थे, क्योंकि वहाँ से हमको उसके लिए एलोवेबल स्ट्रेस का वैल्यू भी मिल जाता था। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम वेरियस इंड कंडीशन। तो जब हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं, कॉलम पढ़ रहे हैं, तो ये इंड कंडीशन उसमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें 4 आपके इंड कंडीशन होते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको बताया हुआ है कौन कौन से इंड कंडीशन होते हैं। फर्स्ट होता है बोथ इंड हिंज्ड, सेकंड होता है बोथ इंड फिक्स्ड, उसके बाद थर्ड होता है वन इंड हिंज्ड एंड अदर इज़ फिक्स्ड, एंड लास्ट होता है वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इज़ फ्री। तो इस तरीके से 4 कंडीशन होते हैं, चारों के लिए अलग अलग फोर्स का वैल्यू होता है, उसके लिए अलग अलग इसमें आपके कंडीशन भी थे, बहुत सारे कंडीशन भी हमने पढ़े थे जो आपके IAS कोड में है, तो वो सारे कंडीशन भी इसमें अप्लाई करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम निकालते हैं कंप्रेसिव मेंबर के लिए एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = सिग्मा AC × एरिया। जो P होता है वो आपका एक्सियल लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है। सिग्मा जो होता है, सिग्मा AC, वो परमिसिबल स्ट्रेस होता है। ये हमको कहाँ से मिलता है, जब हम ये इंड कंडीशन सॉल्व करते हैं, उसमें जितने कंडीशन है लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा के बाद जो हमको वैल्यू मिलता है, उसके बाद जो हमारा आंसर आता है x1 x2 निकालने से, वहाँ से हमको ये सिग्मा AC मिलता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस हो गया ये, और ये जो है वो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके लिए कंप्रेशन मेंबर के लिए। ओके, ये आपका कंप्रेशन मेंबर का डायग्राम देख लीजिए, रिजल्ट स्टील फ्रेम का है ये। इसके बाद है कुछ और है, शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। जिस तरीके का मटेरियल होगा उसमें कंप्रेसिव फोर्स जैसे लगेगा तो वो इस तरीके से उसमें डिफॉर्मेशन की प्रॉब्लम आएगी। अगर डक्टाइल है
तो वो इस तरीके से टूटेगा, ब्रिटल है तो वो इस तरीके से बीच से टूटेगा। और ये आपका टेंशन और कंप्रेशन जो हम लोग स्ट्रेस में पढ़ते हैं उसका साइन है। टेंशन में आपका अपोजिट डायरेक्शन और कंप्रेशन में आपका सेम डायरेक्शन में रहता है। ये भी आपका स्टील स्ट्रक्चर ही है, देख लीजिए। ये चारों इंड कंडीशन का है, जो हम इंड कंडीशन पढ़ते हैं उसके बारे में आपके पास बुक में है। इसको ये शॉर्ट कॉलम है, ये लॉन्ग कॉलम है। कंप्रेशन मेंबर, ये ट्रस में हम किस तरीके से कंप्रेशन मेंबर को देखते हैं वो है, देखिए जैसे कि मैंने बोला आरसीसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम लोग कॉलम को लेते हैं। यहाँ पे देखिए आरसीसी जो आपका ट्रस है उसमें देखिए जो ऊपर का जो उसका फ्रेम बना हुआ है उसको भी हम कंप्रेशन मेंबर काउंट करते हैं। और बीम तो आपका टेंशन मेंबर ही रहेगा। ओके, थैंक यू।